दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या फिर समीक्षा अधिकारी की या फिर लोअर पीसीएस की, तब आप घटना चक्र को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बट घटना चक्र के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर हिस्ट्री की बात करो तकरीबन 900 पेजेस की है, ज्योग्राफी की बात करो तकरीबन 800 पेजेस की है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा बल्कि बुक्स हैं, बट उसका सॉल्यूशन दिया गया है घटना चक्र की समरी के माध्यम से, जिसका डेमो फाइल लेने के लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी मैसेज कर सकते हैं और डेमो फाइल देख सकते हैं। आप लोगों का महेश वर्णवाल की जो हमारी सीरीज चल रही है, सीरीज में आज के इस वाले सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे साइरस या फिर डॉग स्टार से। एग्जैक्टली ये क्या होता है, एक एक चीज यहाँ पर हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे इस बुक की। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेस पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा महेश कुमार वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं साइरस या फिर डॉग स्टार, ये एग्जैक्टली है क्या। सो पृथ्वी से तकरीबन 9 प्रकाश वर्ष, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है और सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाला ये एक तारा है। ठीक है, सो साइरस या फिर डॉग स्टार की बात करें तो स्टार इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक तारा है और सूरज से तकरीबन ये कितना है, उसके द्रव्यमान का 2 गुना है। ठीक है, सूरज के द्रव्यमान का 2 गुना है। और पृथ्वी से डिस्टेंस की बात करें तो 9 प्रकाश वर्ष के बराबर इसकी डिस्टेंस है। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बारे में कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो वो है आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस डॉग स्टार या फिर साइरस की हम बात करें तो इसकी दूसरी विशेषताएं क्या हैं। एक विशेषता ये है कि सूर्य से तकरीबन 20 गुना अधिक ये चमकीला है और यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। ठीक है, सो ये सारी स्पेसिफिकेशन है, विशेषताएं हैं किसकी, साइरस या फिर डॉग स्टार की। पृथ्वी के बारे में बात करें या फिर पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो ये 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य के कंपैरिजन में बात करें तो सूर्य से दुगना द्रव्यमान है और 20 गुना ज्यादा ये चमकीला है और रात में ये सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। बट एग्जैक्टली प्रकाश वर्ष है क्या। सो ये दूरी का एक मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लेता है, मतलब एक वर्ष में जो टाइम लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, वही क्या है आपका प्रकाश वर्ष। इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी की। सो ये सूर्य के निकटतम तारा है, यानी कि सूर्य के सबसे पास का जो तारा है वो कौन सा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से तकरीबन 4.3 प्रकाश वर्ष की ये डिस्टेंस पर है। गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का यूज करते हुए रात में आकाश का अध्ययन किया और उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये सबसे पहला प्रयास किसकी तरफ से किया गया, गैलीलियो के द्वारा, ताकि रात में हम उन तारों को भी देख पाए जिन्हें हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख पाते। और ये कब किया गया, कोशिश ये की गई आपकी 1609 में और दूरबीन का इन्होंने यूज किया। आगे बढ़ते हैं। बाद आगे हम बात करते हैं जेम्स वेब दूरदर्शी या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। प्रक्षेपण इसका किया गया एरियन 5 रॉकेट से। कब किया गया, 25 दिसंबर 2021 को। कहां से किया गया, फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, सो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है किसकी, जेम्स वेब दूरदर्शी की। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है और इसको एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया अंतरिक्ष में 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना से। और ये अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़े दर्पण से युक्त विशाल अवरक्त दूरबीन यानी कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीजें, एक तो ये कि ये कैसा है, एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये आपको याद रखना है, और दुनिया की ये सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। बाकी कहाँ से भेजा गया, किस रॉकेट का यूज किया गया, किस डेट को इसको प्रक्षेपित किया गया, ये नहीं भी याद रखेंगे तो इट्स ओके, ये जनरली नहीं पूछा जाता है। बट टाइप क्या है इसका, कि ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये चीज याद रखनी है। और ये जो है नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई
अंतरिक्ष एजेंसी, इनका एक साझा मिशन है। तो जिस मिशन के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्ष में, उसमें 3 अलग अलग एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसमें नासा है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसे जो है हबल दूरबीन का उत्तरवर्ती यानी कि सक्सेसर माना जाता है। ये वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है, जिसे जो है सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। अब ये लैग्रेंज बिंदु क्या है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 2 या फिर L2, ये पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के 5 बिंदुओं में से एक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं कि जब हम ये L1 L2 इन पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ये वो जगह होती है जहां पर पृथ्वी और सूर्य इन दोनों का जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, वही क्या है, आपका लैग्रेंज पॉइंट होता है। चलो आगे बात करते हैं। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जिनका नाम क्या है, जोसेफी लुई लैग्रेंज, इनके नाम पर इसको रखा गया। और ये जो बिंदु है, ये पृथ्वी और सूर्य जैसे जो किसी भी घूर्ण करने वाले 2 पिंड हैं, इनके बीच में लोकेटेड होता है, जहां पर 2 बड़े निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम लैग्रेंज पॉइंट की बात करते हैं, तो 2 बड़े पिंडों की बात कर लें तो दोनों के अंदर ग्रेविटेशन है, बट एक सर्टेन पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। वही क्या है, आपका लैग्रेंज पॉइंट है। ठीक है, इन परिस्थितियों में रखी गई वस्तुएं जो है अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इधर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पिंड के द्वारा, और इस पिंड के द्वारा जो इधर की ओर लग रहा है, जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर जो है स्थिरता मिल जाएगी। और उन्हें वहीं रखने के लिए जो है न्यूनतम बाहर ऊर्जा या फिर ईंधन की आवश्यकता होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ईंधन की खपत भी एकदम मिनिमम हो जाएगी। मार्च 2024 में इस दूरदर्शी ने सबसे पुरानी ज्ञात मृत आकाशगंगा की स्पष्ट तस्वीरें ली हैं। ये सर्टेन पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लैग्रेंज पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 बड़े पिंडों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है, जिस सर्टेन पॉइंट पर उन दोनों पिंडों के बीच में, चाहे वो पृथ्वी और सूर्य की बात हो या फिर कोई दूसरे पिंड हो, उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल पुल दोनों पिंडों का इक्वलाइज हो जाता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, वही है आपका लैग्रेंज पॉइंट। तो आपको लैग्रेंज पॉइंट याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि जोसेफ लुई लैग्रेंज, इसके नाम पर ये वो गणितज्ञ या फिर मैथमेटिशियन है जिनके नाम पर ये पॉइंट का नाम रखा गया है। ठीक है, ये इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। सो आई होप कि आप लैग्रेंज पॉइंट के बारे में समझ गए। आप ये समझ गए कि जेम्स वेब दूरदर्शी अंतरिक्ष की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है ये, और इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ये, और इसको जो है 3 अलग अलग एजेंसियों ने मिलकर एक साझा मिशन के तहत लॉन्च किया। उसमें नासा, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है, इसमें हम लोग बात करेंगे तारों की, उनकी उत्पत्ति की, उनके विनाश की। मतलब जो पूरा लाइफ साइकिल है किसी पर्टिकुलर तारे का, वो कैसा होता है, क्या कुछ घटनाएं होती हैं, उन सबको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि आकाशगंगा के घूर्णन से यानी कि रोटेशन से गुरुत्वाकर्षण में जितनी गैसें लोकेटेड हैं, उनका जो क्लाउड है वो इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आकाशगंगा जो है वो रोटेट करती है, तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन ये शुरू होता है। सो हुआ क्या है स्टार्टिंग में कि आकाशगंगा जब रोटेट कर रही है, तो ब्रह्मांड में जो गैसेस लोकेटेड हैं, मौजूद हैं, उन गैसेस पर इसका इफेक्ट होता है, और परस्पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से उसके केंद्र में यानी कि आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन ये शुरू होता है, और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। आई होप नाभिकीय संलयन के बारे में आप जानते हैं। और ये जो अवस्था है, ये तारा यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इस अवस्था में एक तारे का निर्माण होता है। तो तारे का निर्माण से मतलब क्या है कि आकाशगंगा जो है अंतरिक्ष में जब रोटेट करती है, तो अंतरिक्ष में जो मौजूद गैसें हैं
वो उससे इफेक्ट होती है। जब वो इफेक्ट होती है और परस्पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से आकाशगंगा के केंद्र में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ये स्टार्ट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है, एक तारे का निर्माण होता है। केंद्र का हाइड्रोजन ये समाप्त होने के कारण तारे का जो केंद्रीय भाग होता है वो संकुचित और गर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होती चली जाती है केंद्र में, वैसे वैसे तारे का जो केंद्रीय भाग है वो और संकुचित और सिकुड़ता जाता है और वो हीटअप हो जाता है। लेकिन जो बाहर की परत है उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना अभी भी जारी रहता है और धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है और इसी को बोला जाता है रेड जाइंट। ठीक है, सो अभी स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, पहले एक आकाशगंगा है। ठीक है, ये आकाशगंगा क्या है, रोटेट कर रही है। इसके रोटेट होने से क्या हो रहा है कि अंतरिक्ष में जो मौजूद गैसें हैं ये गैसें इफेक्ट हो रही हैं। आकाशगंगा का जो केंद्र है वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन ये स्टार्ट हो रहा है, नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो रहा है। इसकी वजह से एक तारे का निर्माण होता है। अब ये जो तारा है इसका जो केंद्र है, इस केंद्र में हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो केंद्र जो होता है वो सिकुड़ने लगता है, कंप्रेस होने लगता है। और ये मतलब केंद्र जो है सिकुड़ने लगता है और इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मतलब केंद्र जो है इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसा रहता है, वो टेम्परेचर रहता है आपका काफी हाई। लेकिन जो इसकी बाहर की परतें हैं वो परत कैसी होती हैं, वहां पर हाइड्रोजन मौजूद होती है और वो हीलियम में अभी भी बदलती रहती है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो ये तारा है ये लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इसी को रेड जाइंट ये कहा जाता है। इसके बाद हीलियम जो है ये कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे कि लोहा इसमें चेंज होने लगती है। क्या चेंज होती है, हीलियम। इसके फलस्वरूप क्या होता है, तारे में एक विस्फोट होता है और इसी को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। अगर ऐसा है कि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms, जहां पर ये ms क्या है, मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान है, 1.4 ms से कम होता है तारे का द्रव्यमान, तो वो अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खो देता है। ठीक है, और वो श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है और इसे जो है जीवाश्म तारा यानी कि फॉसिल स्टार भी कहा जाता है। सो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आकाशगंगा जो रोटेट कर रही है, अंतरिक्ष में मौजूद जो गैसें हैं वो संघनित होने लगती हैं। ठीक है, मतलब वो इससे इफेक्ट होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है आकाशगंगा के केंद्र में। वहां पर एक तारे का निर्माण होता है। वो तारा जो होता है धीरे धीरे अपनी जो सेंटर होता है उसके सेंटर में ऑक्सीजन कम होने लगती है, सॉरी हाइड्रोजन कम होने लगती है। जब हाइड्रोजन कम होने लगती है तब हाइड्रोजन के कम होने से क्या होता है कि वो गर्म होने लगता है। जो केंद्र होता है वो गर्म होता है, सेंटर गर्म होता है, लेकिन जो बाहर की परतें होती हैं उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होती है। वहां पर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम से अभिक्रिया करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लाल पड़ जाता है। उसी को हम रेड जाइंट कहते हैं। बाद में क्या होता है कि अगर ये जो हमने रेड जाइंट तक पढ़ लिया ना, इसके बाद क्या होता है कि अगर ऐसा है कि हीलियम बाद में धीरे धीरे क्या होता है, हीलियम जो होता है वो कार्बन और उसके जैसे और पदार्थों में, भारी पदार्थों जैसे कि आपका लोहा हो गया, उसमें चेंज होने लगता है। उसके बाद एक विस्फोट होता है और इसी को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। मतलब पहले तारा बना, ठीक है, उसके बाद रेड जाइंट बना, उसके बाद एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ। और अगर ऐसा होता है कि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms मास ऑफ सन से कम है, तब ये जो नाभिकीय ऊर्जा है इसको वो खो देता है तारा। और खोने के बाद क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन में ये बदल जाता है और इसी को फॉसिल स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें श्वेत वामन, ये ठंडा होकर काला वामन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। 1.4 ms को क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। और इससे अधिक द्रव्यमान होता है, यानी कि अगर 1.4 ms से ज्यादा द्रव्यमान का कोई तारा है तो वो मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, और इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर कहा जाता है। ठीक है, तो सारी चीज यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम
व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन की बात करें या फिर हम न्यूट्रॉन स्टार की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में है जब हम बात कर रहे हैं श्वेत वामन की, तो वहां पर 1.4 ms मास ऑफ सन, इससे कम का अगर तारा है तब वो किस स्थिति में जाएगा? वो जाएगा आपका श्वेत वामन में। लेकिन अगर वो 1.4 ms से ज्यादा है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर में ये बदल जाएगा। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। मतलब ये जो न्यूट्रॉन तारा ये भी एकदम छोटा होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है। और ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को क्या बोलते हैं? कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल। तो यहां पर बनता है ब्लैक होल। समझ रहे हैं आप कि न्यूट्रॉन तारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ब्लैक होल के अंतर्गत। और इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहां तक कि जो प्रकाश है वो भी बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि इतना ज्यादा इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है कि लाइट भी इससे पास नहीं होती। इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। देखो, कोई भी चीज हमें दिखाई पड़ती है तो उसका मेन रीजन क्या है? कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब लाइट ब्लैक होल में गई और पास ही नहीं हुई तो जो रिफ्लेक्शन है वो होगा ही नहीं। जब रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेगा? 1960 के दशक में ब्लैक होल की संकल्पना किसने करी थी? जॉन व्हीलर, इन्होंने करी थी। ठीक है, इसको प्रतिपादित किया था, ब्लैक होल की संकल्पना को जॉन व्हीलर ने 1960 के डेकेड में। रॉक ब्लैक होल, ये दो से अधिक जो ब्लैक होल है इसका समूह होता है। क्या? रॉक ब्लैक होल, ये दो या दो से अधिक ब्लैक होल्स का एक समूह है। क्वेसर की बात करें तो ये एक चमकीला खगोलीय पिंड है और जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तारे का रंग उसका तापमान का सूचक होता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी जो एज है वो ज्ञात की जा सकती है। यानी कि तारे किस तरीके की ऊष्मा को निकाल रहे हैं उससे पता चलता है कि उनकी एज क्या है। बात करें पोल स्टार या फिर ध्रुव तारे की, तो ये आकाश में सदैव एक ही स्थान पर रहता है। ये पहली विशेषता है इसकी कि हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही ये दिखाई पड़ेगा। सप्तऋषि मंडल की सहायता से इसकी स्थिति को जान सकते हैं और ये लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। किसका है? लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। आगे बात करते हैं हम इवेंट होराइजन। ये जो घटना है ये क्या है? आपका स्पेस टाइम में एक ऐसी सीमा है जो ब्लैक होल के चारों ओर का जो एरिया है उसको डिफाइन करती है। क्या करती है? आपका इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन एक पर्टिकुलर लिमिट है जो कि स्पेस टाइम में ब्लैक होल के चारों तरफ क्या कुछ है उसका जो एरिया है उसको डिफाइन करती है। इसके लिए एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप इस परियोजना पर काम किया गया जिसमें दो अलग अलग इंस्टीट्यूट शामिल थे। एक था आपका MIT अमेरिका और दूसरा है आपका मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी का। इन दोनों का पर्पस क्या था? मतलब इस पूरे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को बनाने का, इस नेटवर्क को बनाने का, ये एक जितने भी दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप फैले हैं उसका एक नेटवर्क है। ठीक है, सो इसका पर्पस ये था कि ब्लैक होल को स्टडी किया जाए और ब्लैक होल की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को खींचा जाए, इसका एक प्रयास किया जाए। इसके लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है इस परियोजना को लॉन्च किया गया और इससे जो भी रिजल्ट मिले उस रिजल्ट को वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमीटरी इस तकनीक के द्वारा आपस में मतलब जोड़ा जाए, उसको एनालाइज किया जाए और उससे पता लगाया जाए ब्लैक होल के संदर्भ में। ठीक है, और इस आभासी टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिकों का पर्पस ये है कि हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, उसके केंद्र में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है आपका सेजिटेरियस ए। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो ब्लैक होल है इसको स्टडी करना, इसको सुपरविजन करना। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने बात करी इवेंट होराइजन की, तो सबसे पहले इवेंट होराइजन एक पर्टिकुलर लिमिट है जो डिफाइन करती है किसी भी ब्लैक होल के चारों तरफ के एरिया को। एक परियोजना स्टार्ट की गई इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जिसमें दो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट शामिल हैं। एक है आपका MIT अमेरिका का और दूसरा है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी का। इसके जो खगोल वैज्ञानिक हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप परियोजना को जो है लॉन्च किया, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना को। और इसमें इनकी कोशिश ये है कि जो ब्लैक होल है उसकी तस्वीरें खींची जाएं। पर्टिकुलरली यहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं सेजिटेरियस ए, जो एक पर्टिकुलर ब्लैक होल है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में लोकेटेड है,
उसको स्टडी करना। ठीक है, ये सारी जो मशक्कत की गई वो उसी के लिए की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नक्षत्र या फिर एस्टेरिज्म की। तो ये एक निश्चित आकृति में स्थित तारों के समूह है। ठीक है, या फिर हम कहें तो एक निश्चित आकृति में लोकेटेड जो तारों का समूह है वही नक्षत्र या फिर एस्टेरिज्म कहलाता है। तो इसकी जो विशेषता है क्या है कि जो कोई भी नक्षत्र होगा उसकी आकृति कैसी होगी, फिक्स होगी, और उसमें मतलब वो एग्जैक्टली है क्या, एक तारों का समूह है। जैसे कि मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा, ये सब क्या है, नक्षत्र हैं। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 27। भारतीय जो मनीषी थे, मतलब स्कॉलर थे, इनका नाम था अभिजीत, उनके नाम पर 28 जो एस्ट्रिज्म है उसकी परिकल्पना की गई है, यानी कि 28वें नक्षत्र की परिकल्पना इनके नाम पर ही की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, रिकैप करते हैं तारामंडल या फिर कॉन्स्टलेशंस की। तो आकाश में जो तारे पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो कुछ सुंदर आकृतियों में लोकेटेड होंगे, फिक्स नहीं होगी उनकी आकृति। ठीक है, सुंदर आकृतियों में होंगे, इसी को तारामंडल कहा जाता है। इसमें सप्तऋषि तारामंडल हो गया, कॉन्स्टलेशंस हो गया, हरक्यूलिस हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। और IAU के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल 88 इनकी संख्या है, और इसमें जो है सेंटिरोस ये सबसे बड़ा तारामंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम की। तो सौर मंडल एग्जैक्टली क्या है कि सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्षा में बंधे पिंडों की जो संरचना है उसी को तारामंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जितने पिंड बने हैं, उसमें पृथ्वी है, मंगल है, जितने भी ये ग्रह हैं हमारे, ये सारे बंधे हुए हैं। इसके अलावा जो और पिंड है, मीटरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, ये सारे बंधे हुए हैं। तो यही कंप्लीट बनाते क्या है, एक सौर मंडल बनाते हैं। सौरमंडल में सूर्य और उसके ज्ञात 8 जो ग्रह हैं, उनके जो उपग्रह हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो उल्काएं हैं, ये सब कुछ सम्मिलित है। मतलब वो सारे पिंड जो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं, उसको छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वही क्या बनाते हैं, सामूहिक रूप से सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल के व्यास की बात करें तो 1179 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 1179 करोड़ किलोमीटर ये इसका व्यास है। और तकरीबन 99.9% द्रव्यमान जो है वो किसके अंदर निहित है, सूर्य के अंदर निहित है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सूर्य की। ठीक है, सूर्य क्या है, ये भाई आकाशगंगा में लोकेटेड एक तारा है, सौरमंडल का ये जनक है। इसकी त्रिज्या 6.96 गुणा 10⁵ किलोमीटर है, और पृथ्वी की तुलना में ये तकरीबन 109 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सो ये सारी स्पेसिफिकेशन है इसकी। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। सो सूर्य क्या है, एक तारा है, आकाशगंगा में लोकेटेड है, सौरमंडल का जनक है। इसके अलावा 6.96 गुणा 10⁵ किलोमीटर ये इसकी त्रिज्या है। पृथ्वी की तुलना में तकरीबन 109 गुना ये ज्यादा बड़ा है। और सूर्य की जो वर्तमान आयु है 4.7 अरब वर्ष है। और ये अपने कक्ष पर 7 डिग्री का कोण बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट ये घूमता है इस तरीके से। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में ये घूमता है। इसके अलावा ये प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है, जो तारामंडल के बारे में अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, और प्रत्येक माह की एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है, ट्रांजिट करता है। और इसी प्रक्रिया को संक्रांति या फिर ऐनांत ये कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि सूर्य जो है ये सौरमंडल के केंद्र में लोकेटेड है, और सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का ये प्रमुख स्रोत है। अब अगर पृथ्वी की बात करें तो आप जानते हो कि बिना सूरज के तो पृथ्वी का कोई मतलब ही नहीं, पृथ्वी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा अगर सूरज ही ना हो तो। ठीक है, क्योंकि सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सूरज से ही मिलती है। सूरज एक गैसीय पिंड है, और हाइड्रोजन इसके अंदर 71% है, और हीलियम कितना है, 26.5%। इसके अलावा एक और अन्य तत्व भी है, वो कितना है आपका, 2.5%। सूर्य की अगर ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो इसके केंद्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो किसमें, हीलियम परमाणु में चेंज होते जाते हैं। ठीक है, मतलब सूर्य के अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन में, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। आगे बात करते हैं सूर्य की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सन की। तो सूर्य का जो भाग हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फेयर।
सूर्य का जो सबसे बाहर का भाग है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कोरोना। ठीक है। कभी कभी प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर से परमाणुओं का तूफान इतने अधिक वेग से निकलता है कि सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है? सोलर फ्लेयर्स या फिर सौर ज्वाला। तो ठीक है, सबसे पहले हमने फोटोस्फीयर्स की बात कर ली कि फोटोस्फीयर क्या है, कि सूर्य का वो भाग जो हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। कोरोना वो पार्ट होता है जो हमें सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखाई पड़ता है। और जब प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर से जो परमाणु है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में, वही क्या कहलाता है? आपका सोलर फ्लेयर या फिर सौर ज्वाला कहते हैं उसको। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जो सोलर फ्लेयर है, तब क्या होता है कि हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश या फिर ऑरोरा लाइट जो है उसको बनाता है। अब ये जो ऑरोरा लाइट है या फिर रंगीन प्रकाश है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर दिखाई पड़ता है। जब हम उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे वहां पर ऑरेरा बोरिया बोरियालिस किसको कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर ओरिएरा ऑस्ट्रेलिस इसको कहते हैं। ठीक है। तो आई होप ये सारी बात आप समझ गए कि जब हम सूर्य के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसके हम संरचना की बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाश मंडल की, मतलब वो पार्ट जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। कोरोना ये वो पार्ट है जो सिर्फ हमें कब दिखाई पड़ता है? जब सूर्य ग्रहण होता है। और जब हम सोलर फ्लेयर्स की बात करते हैं तो ये वो परमाणु है जो जब सूरज के अंदर बहुत तेजी से तूफान उठता है, ठीक है, तब वो परमाणु बाहर निकल जाते हैं। सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण है या फिर उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको छोड़कर ये बाहर निकल जाते हैं अंतरिक्ष में। वो कहलाता है सौर ज्वाला। यही सौर ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तब ये रंगीन प्रकाश जनरेट करती है, जिसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव में इसका नाम क्या किया गया है? ऑरियरा बोरेलिसिस। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस ये इसको कहा जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है। सौर ज्वाला या फिर सोलर फ्लेम्स ये जहां से निकलती है वहां पर क्या होते हैं? काले धब्बे पड़ जाते हैं, और इन्हीं को सौर कलंक या फिर सोलर सन स्पॉट्स कहा जाता है। ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं सूर्य के बारे में। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पर हम टेबल के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये सूर्य से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको देख रहे हैं। पृथ्वी से अधिकतम दूरी की बात करें 15.21 करोड़ किलोमीटर है सूरज की अधिकतम दूरी पृथ्वी से। पृथ्वी से माध्य दूरी की बात करें वो कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के व्यास की जब हम बात करते हैं तो 13,92,000 किलोमीटर ये सूर्य का व्यास है। आयतन की बात करें पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ये। ठीक है, आयतन की दृष्टि से। द्रव्यमान की दृष्टि से पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा है सूर्य। इसके तलीय गुरुत्व या फिर ग्रेविटी की बात करें वो कितनी है? पृथ्वी से 28 गुना। मतलब पृथ्वी जो गुरुत्व या फिर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर आप आसमान में उछालो, हवा में उछालो, वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। रीजन क्या है कि पृथ्वी यहाँ से एक फोर्स पुल करती है, इसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। सो जितना पृथ्वी पर है उसका तकरीबन 28 गुना ये है किस पे? सूर्य पे। केंद्रीय घनत्व की बात करें 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये इसका घनत्व है। रासायनिक संगठन की बात करें, हाइड्रोजन अभी हमने देखा था 71%, हीलियम 26.5%, जो दूसरे तत्व हैं वो 2.5% हैं। फोटोस्फीयर ताप की बात करें 6000 डिग्री सेल्सियस है इसकी सतह का ताप। केंद्र के तापमान की बात करें तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है सूरज के केंद्र में, सेंटर में। जो सूर्य धब्बे हैं, जो अभी हमने देखा था कलंक या फिर सौर कलंक जो है, उसमें टेम्परेचर कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का जो उत्सर्जन है वो कितना है आपका? 10⁻26 जूल पर सेकेंड। ठीक है, इतना ज्यादा जो है उसके अंदर से ऊर्जा एमिट होती है, उत्सर्जित होती है। आगे बात करें केंद्रीय दबाव की, तकरीबन 1 अरब एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा प्रेशर है केंद्र में सूर्य के। घूर्ण अवधि की बात करें 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष ये इसका रोटेशन है। सूर्य की एज की बात करें तो अभी हमने देखा था 4.7 अरब वर्ष या फिर
लगभग 5 बिलियन वर्ष ये इसकी आयु है। सामान्य तारे का जो संभावित जीवन काल होता है वो कितना होता है, 10 बिलियन वर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है उसको कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है सूरज से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के प्रकाश की चाल की बात करें, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूर्य का प्रकाश चलता है, तब उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में। एक प्रकाश वर्ष, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है वो कितनी होती है आपकी, अभी हमने ऊपर देखा था 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट आज के सेशन का कि एक पारसेक, ये भी क्या है, पारसेक भी एक दूरी की ही इकाई है और ये 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को एक सजेशन है कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग तुरंत अर्जुन बैच को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको घटना चक्र का जो समराइज्ड वर्जन है वो मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप कम से कम 30 बार बहुत आराम से पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ये छोटे छोटे से, तो इनको तो 50-50 बार भी आप रिवाइज कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो आपको इसके अंदर मिलेगा वो 11,000 एमसीक्यू मिलेंगे। ये जो आप स्टैंडर्ड बुक्स देख रहे हो जैसे कि महेश वर्णवाल हो गई, इसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, तो इन सब के जो कंटेंट है उस पर बेस्ड एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद डिस्क्रिप्शन। इस बैच के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए 9027281376 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।